ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं हिमाचल में जमीन की बेनामी खरीदो फरोख्त के बारे में। आज हमने दिन में कुछ लोगों से बात की, आइए सुनते हैं वो क्या कह रहे हैं। ये है कि गांव में जहां लोग जिनके पास जमीनें कम हैं, बाहर के लोग आकर के थोड़ा ज्यादा पैसा दे करके जमीन खरीद लेते हैं, और हमारे यहाँ के लोग जो है लैंडलेस हो रहे हैं। उनके पास फिर उसके अलावा मतलब रोजी रोटी का कोई माध्यम भी नहीं रहेगा। कहने का मतलब अपने घर में रह करके वो बेघर हो जाएंगे। तो मतलब इसमें ये जो आपने बात कही कि इसका विकल्प क्या है या इसका रास्ता क्या है कि इसका किस तरह से समाधान किया जा सकता है, तो ये वैसे है तो पॉलिटिकल ही मामला है। और यदि हो सके तो यदि हाई कोर्ट इसमें इंटरवेन करेगा, क्योंकि जुडिशरी देखने में आया कि सरकार के जितने भी निर्णय होते हैं, यदि गलत निर्णय होता है तो हाई कोर्ट उसमें इंटरवीन करता है और उनको रिवर्ट करता है। तो मुझे लगता है कि अगर यहाँ पर हाई कोर्ट भी इस तरह से आगे आता है तो मेरे ख्याल प्रदेश के हित में रहेगा। ये जो सेक्शन 118 लगाई हुई है कि नॉन एग्रीकल्चरिस्ट कैनॉट परचेज एनी लैंड इन हिमाचल प्रदेश, इट शुड बी स्क्रैप्ड फोर्थविथ फॉर द रेजिडेंट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। दोज आर रिजाइडिंग हियर फॉर डिकेड्स। हमारे को नॉन एग्रीकल्चरिस्ट बोलते हैं, और जब भी कोई लैंड की रजिस्ट्री या कुछ भी हमने परचेज करनी होती है तो वी आर बीइंग डिबार्ड बाय दिस। हमारे बच्चे डिबार हो गए हैं इसके लिए। रियल एस्टेट के लिए सबसे बड़ी जो हिंड्रेंस है, रुकावट है, वो यही सेक्शन 118 है। और इसीलिए उसमें एक लिमिट है कि आप कितना रिलैक्स कर सकोगे। तो वो रिलैक्सेशन गवर्नमेंट दे रही है एक पार्ट पर। जहां पर वो रिलैक्सेशन देना संभव नहीं है, वहां पर वो बेनामी ट्रांजैक्शन कर रही है, उसको वायोलेट कर रही है। और ऐसी बेतहाशा बेनामी ट्रांजैक्शंस हैं, जिसमें सबसे बड़ी ट्रांजैक्शन हम कह सकते हैं कि ये एल्केमिस्ट की है, जो केरी सिंह साहब यहाँ पर आ रहे हैं और 1000 बीघा का एक प्लॉट उन्होंने लिया है। दूसरा हिमालय इंटरनेशनल स्कूल जहां ये हुआ साबित। और इस सिर्फ वही नहीं है, वो तो एक बड़ी मतलब है, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जो यहाँ पर हिमाचल में जमीन खरीदकर यहाँ पर प्राइसेस जैकअप करना चाहते हैं, और रियल एस्टेट में आते हुए पूरे अपार्टमेंट्स में वो पूरा उसको बेचकर वो पूरा इस तरह कर रहे हैं। और ये दिखा रहा है कि ये पूरी नाकामी और नालायकी है दोनों की, मतलब भाजपा भी और कांग्रेस की। और हम समझते हैं इवन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी एक वही फॉर्म है, क्योंकि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज ज्यादा समय तक विश्वविद्यालय नहीं चलने वाले। आप समझ सकते हो कि थोड़े समय बाद ये विश्वविद्यालय रियल एस्टेट में आएंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं महेंद्र सोफत जी। महेंद्र सोफत जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि एक तो जो आपने पहले कहा कि जो अभी सरकार है इसके कार्यकाल में बहुत सारी जो ट्रांसफर्स हुई हैं वो इलीगल हैं, लेकिन जो सूद कमीशन है उन्होंने जो चिन्हित की हैं वो 2003 से लेके 2007 तक जो हुई हैं वो एक ये पूरा रुझान दिखाई दे रहा है का सरकार चाहे किसी की भी हो। और दूसरा, जैसे पर्यावरण जैसे मसले हैं उनको आप इसमें कैसे लेके आएंगे चुनाव में? ये बिल्कुल बात ठीक है, और मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूं। इसके लिए दोनों सरकारें जिम्मेवार हैं, चाहे कांग्रेस की सरकार चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार। लेकिन जहां तक कुछ बातें सामने दिखती हैं, जैसे विश्वविद्यालय जिनको जितनी जमीन की जरूरत नहीं थी उससे ज्यादा जमीन दे दी गई, कुछ पावर प्रोजेक्ट लगे, लोगों ने पावर प्रोजेक्ट के लिए जितनी जगह चाहिए थी उससे ज्यादा जगह ले ली। और यहां तक की खबर है कि जेपी कंपनी ने उन्हीं पावर प्रोजेक्ट के लिए जो जमीन खरीदी थी वहां पे बगीचे लगा लिए। इतना ही नहीं, हाई कोर्ट ने भी उनको कहा कि आपने एनवायरमेंट के लिए बहुत सा नुकसान पहुंचाया है, तो उनको 100 करोड़ रुपए जुर्माना कर दिया। मैं ये कहना चाहता हूं कि भाई सवाल ये नहीं कि किस सरकार ने कितनी परमिशन दी है। अगर किसी को मकान बनाने के लिए 5 विस्वे जगह की परमिशन दे दी गई, उसमें कोई अनर्थ नहीं हो गया। लेकिन मंशा ये देखनी है कि आप एक प्रोजेक्ट ला रहे हैं, उस प्रोजेक्ट को लगाने के लिए 50 बीघे जगह में काम चल सकता है, लेकिन आपने उसको 600 बीघे जगह की परमिशन दे दी, और साथ में ये कह दिया कि 15 साल या 25 साल तक आप विश्वविद्यालय चलाना आपके लिए जरूरी है, उसके बाद आप इसको कुछ भी कर सकते हो, कहीं भी इसका लैंड यूज चेंज कर सकते हो। तो ये रियल एस्टेट का बिजनेस बन के रह गया। और जितने ही अपार्टमेंट एक्ट यहां पर लाया गया था वीरभद्र सरकार के समय में, ताकि जो इंडस्ट्री आई है उनके लोगों को रहने के लिए जगह मिल सके, स्थान मिल सके, लेकिन सारे हिमाचल प्रदेश के जंगल काट दिए गए, सारे हिमाचल प्रदेश के खनन हुआ, सारे हिमाचल प्रदेश में पेड़ काट दिए गए, और जहां औद्योगिकरण नहीं हुआ वहां भी अपार्टमेंट खड़े कर दिए गए। और हिमाचल में दूसरे प्रदेशों से लोगों का ये दूसरा घर था, वही पहला घर यहाँ आके बनाए, मेरे को कोई आपत्ति नहीं है। वो दूसरा घर बनाकर सारे पहाड़ सारे जंगल काटने शुरू कर दिए। इसी तरह से वेंटनी का एक किस्सा है जो शिमला का है, वो बहुत सामने है।
बहुत सार्थक विषय है डिबेट करने के लिए, वहां पे पेड़ कट गए। मैं निवेदन करना चाहता हूं, इसके लिए पूरा एक आयोग बनना चाहिए, जुडिशियल कमीशन बनना चाहिए और जांच होनी चाहिए कि किन लोगों ने मिलकर हिमाचल प्रदेश को बेचा। हाँ जी, सोफत जी आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। महेश जी, जो मुद्दा है कि जो विकास, जिस किस्म का विकास हम कर रहे हैं और उन विकास के मुद्दों पे जैसी मोबिलाइजेशन हो पा रही है, जैसे वो ट्रांसफर होती है वोट में, वो हम सब जानते हैं। आपको क्या लगता है कि ये मुद्दा कितना इंपॉर्टेंट रह सकता है इस चुनाव में? चुनाव में तो विकास का मुद्दा हमेशा ही इम्पोर्टेंट रहेगा, पर अगर हम इसको लैंड यूज के साथ देखें, क्योंकि लैंड यूज में जो आपसे मैं सवाल पूछना चाहता हूँ, जो चेंज ऑफ लैंड यूज है वो खासतौर पे दोनों जो एक्ट हैं उनमें बहुत इंपॉर्टेंट रहा है कि जिस काम के लिए आपके पास जमीन है उसको दूसरा काम करना तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसमें उस जो भावना का खूब मुझे लगता है कि मिस यूज हुआ है। ये दोनों तरह से ही है। एक तरह से ये भी देखिए कि जो, जैसे कि मैंने पहले भी जिक्र किया था बस्तियों का, जैसे कि हम लोगों ने टिबेटन्स का एग्जांपल लिया बस्तियों का। अब ये बस्तियां बन कहाँ रही हैं? ये बस्तियां जो है, अगर धर्मशाला के आसपास की बात कर रहे हैं तो धर्मशाला के आसपास जो है वो जो एग्रीकल्चरल लैंड है, हिमाचल में एग्रीकल्चरल लैंड ऑलरेडी बहुत कम है, तो एग्रीकल्चरल लैंड के ऊपर जो है वो बस्तियां बन रही हैं। अभी पीछे बहुत बड़ा मसला आया था, बीड़ के आसपास एक जगह है, मंडी डिस्ट्रिक्ट में एक चौंतड़ा नाम की जगह है। चौंतड़ा नाम की जगह जो है वहां पर एक बहुत बड़ा जो है वो एक लार्ज चंक ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड जो है वो टिबेटन्स को दे दिया गया। अब ये लार्ज चंक ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड जो टिबेटन्स को दे दिया गया, इसमें बहुत सारे किस्म के कानूनों की वैसे ही लीगली भी अवहेलना हो रही है, क्योंकि रेफ्यूजी एक्ट जो है वो उसके तहत जो है कुछ कॉलोनाइजर्स को ब्लास्टिंग करके पहाड़ तोड़ने की भी परमिशन दी है। मैं आपको एक अपना एग्जांपल देना चाहता हूं। मैं अपना एग्जांपल इस तरह से देना चाहता हूं कि पीछे मैं हिमाचल का रहने वाला हूं, मैं वहां का एग्रीकल्चरिस्ट हूं। मैं अपने लिए एक छोटी सी जमीन ढूंढ रहा था। कई अरसे जमीन ढूंढने के बाद जो है मुझे जमीन नहीं मिल पा रही थी। जब मुझे जमीन मिली तो मुझे लगा कि वो बहुत महंगे दामों पे जो है वो मिल रही है। बाद में पता चला कि किस तरह से जो 10 साल पहले वहां पर कोई प्रॉपर्टी डीलर्स नहीं हुआ करते थे, कई किस्म का बिल्डर्स का, पॉलिटिशियंस का और लोकल ऑफिशियल्स का जो है वो नेक्सस जो है वो नहीं हुआ करता था। अब एक पुख्ता ढंग से ये सब लोग जो है वो आपस में काम कर रहे हैं। जो यूनिवर्सिटीज की फॉर इंस्टेंस आप लोग बात कर रहे हो, यूनिवर्सिटीज ने सिर्फ ये नहीं कि यूनिवर्सिटीज में ओवर एंड अबव जो लैंड यूज है उसके हिसाब से उन्होंने जमीन खरीदी, आसपास की जमीन का भाव ऊपर चला गया क्योंकि वहां पे यूनिवर्सिटी बनने वाली है, वहां पे कोई और प्रोजेक्ट आने वाला है। तो उसमें जो है जितने भी प्रॉपर्टी डीलर्स हैं वो लोगों को प्रेशराइज करके, लोगों को कुछ रकम देकर, उनकी जरूरतों को इस्तेमाल करके जो है लालच देकर, जो आधे एकड़ में या 1 एकड़ में खेती करता है उसको बहुत मुश्किल से गुजारा होता है। अगर आप उसके लिए करोड़ों रुपए ऑफर करते हो तो वो लालच को ठुकरा पाना काफी मुश्किल मसला है। दूसरी बात तो ये कि वो करोड़ों भी ऑफर नहीं करते, छोटे दाम पे उस पर खरीद लेते हैं और उसको जो है वो हाइक करके वो लोगों को पैसा बेच रहे हैं। एक और मसला इसमें जो कि मैं उठाना चाहूंगा वो है रॉयल्टीज का। आपने खनन की बात की, हमें पीछे मालूम है कि कुछ सीमेंट फैक्ट्रीज को जो है उनको परमिशन देने से कोर्ट ने इंटरवीन करके जो है वो मना किया गया। उनकी रॉयल्टीज का क्या है? पहाड़ के पहाड़ जो है वो तोड़ दिए गए हैं। अब प्रदेश को उसमें से क्या फायदा हो रहा है? यूनिवर्सिटीज खोली जा रही हैं, ओवर एंड अबव उनको यूजीसी से परमिशन मिली है नहीं मिली हुई है। हाँ? वो कितने अरसे तक चलेंगे, किस तरह की क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे या नहीं प्रोवाइड करेंगे? ओवर एंड अबव जो है उनको एक किस्म की प्रॉपर्टी जो है वो बनाई जा रही है जिसमें कि सरकार, ऑफिशियलडम और जो बिल्डर्स हैं उनका बहुत बड़ा जो है वो नेक्सस है। इस इलेक्शन में ये नेक्सस जो है लोगों को समझ आना और उसके लिए जो है वोट करना जो है वो उनकी एक प्राथमिकता जरूर होगी। पर वैसे एक सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहता था कि हिमाचल की पॉलिटिक्स में एक सवाल ये लगातार रहता है कि गैर हिमाचली ना इनक्रोच कर पाए, लेकिन जो सरकार है वहां पर वो तो हिमाचलियों की रहती है। अब तो लीगली जो वायलेशन सारी हो रही है वो सरकार कर रही है। तो ये मुद्दा कि मतलब गैर हिमाचलियों को बाहर रखने के लिए ये कितना इंपॉर्टेंट रहता है इस माहौल में? हालांकि मैं एक बात आपसे ये कह देना चाहता हूं कि बहुत सारी कंपनियां जो वहां पर कॉलोनाइजर्स की हैं उसमें बहुत सारे लोगों ने जो बाहर से ले जाके पैसा निकाला है, बहुत सारे पंजाब के, हरियाणा के, दिल्ली के और एनआरआईज हैं। ये एक मुद्दा है। ये पहले तो ये होता था ना कि सिर्फ जो हाउसिंग बोर्ड मकान बनाता था उसमें नॉन हिमाचली मकान ले सकते थे अंडर दैट, लेकिन अब तो उन्होंने ओपन कर दिया है। तो अब तो इजीली एनक्रोच करे। तो आप देखिए कि कैग ने ये लिखा है कि कई जगह पीडब्ल्यूडी ने सड़क बनानी है
या ब्रिज बनाना है, हाँ जी। उसको तो और इसमें है कि फॉरेस्ट की जगह को लेने के लिए यू हैव टू अप्लाई फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू गेट दैट परमिशन। हाँ जी। वो तो उनको मिलती नहीं और पैसे जाया जाते हैं और ये एनक्रोचर उस पर ले लेते हैं। इवन जो लेटेस्ट 2011 की आई है कैग की रिपोर्ट, इफ यू अलाउ मी टू रीड 2 लाइन्स। हाँ जी, बिल्कुल। An audit review of mining activities हाँ जी। in the state covering period 2006 to 11 revealed that the government had neither made any assessment of the existence of total minor minerals in the state nor prepared any vision document comprehensive mining policy for its exploitation. As a result, mineral resources mostly existing in forest lands of the state remained untapped and stood exposed to illegal mining. हाँ जी, मुझे लगता है प्रभाकर साहब आप ने जो कैग की रिपोर्ट का हवाला दिया, हम इसी के साथ इस जो विषय को समाप्त करते हैं आज के लिए। कम से कम आप सभी आज की इस चर्चा में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बेनामी शब्द अपने आप में गैर कानूनी सातों लगता ही है, इसके साथ जुड़ा हुआ कारोबार बिना शक इसी दायरे में आता है। जब एक राज्य का भूदृश्य, पर्यावरण और जीवन शैली दांव पर लगी हुई है तो इस मुद्दे पर संजीदा विचार होना ही चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि ये चर्चा मीडिया में जारी रहेगी और गलियों कूचों से लोगों की आवाज बनकर सियासतदानों के कानों तक पहुंचेगी। इसी उम्मीद के साथ हम आज का प्राइम डिबेट खत्म करते हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल, खुदा हाफिज।